नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए क्लोज्ड कंडक्टर। किसी क्लोज्ड कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाएगी। अगर किसी क्लोज्ड कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सपोज करो कि ये ए रॉड, ये बी रॉड, या ये ए प्लेट और ये बी प्लेट, इस ए पर पॉजिटिव चार्ज दिया हमने, इस बी पर नेगेटिव चार्ज, और एक क्लोज्ड कंडक्टर मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, ये कंडक्टर है, क्लोज्ड कंडक्टर। तो ये ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में मैंने क्लोज्ड कंडक्टर रख दिया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। वाई? ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक, ये जो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से ये पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, इस कंडक्टर, चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक तो इसके कारण जो जा रही है ये प्लस से माइनस की तरफ, फिर ये जा रही है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुई है ड्यू टू दिस एंड दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सिस्टम के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है E1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण डेवलप हुई है E2, और इसका डायरेक्शन इधर तरफ है। चूँकि ये कंडक्टर है तो यहाँ पर ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही डेवलप करेगा जितनी कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बोथ द फील्ड्स आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर के अंदर ये दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि दोनों फील्ड इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 माइनस E2। और ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर अपने अंदर यहाँ पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E2, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। या यूँ कह सकते हो कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रही थी उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से इधर आ रही थी, तो जितनी इधर क्रॉस हुई उतनी इधर क्रॉस हुई, तो रिजल्टेंट कितनी हो गया? 0। तो इस कंडक्टर के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस क्लोज्ड कंडक्टर इज इक्वल टू 0। इस क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेट करता है या इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रखे हैं। एक तो रिजल्टेंट फील्ड निकाल सकते हैं एट ए पॉइंट। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी एक पॉइंट पे ड्यू टू सेवरल चार्जेस, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकलेगा। या मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एट ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेवरल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। सपोज करो कि ये Q1, Q2, Q3, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज और ये Q3 चार्ज, और इस पॉइंट P पर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये Q1 की फील्ड है सपोज, ये Q2 की फील्ड है सपोज, ये Q3 की फील्ड है सपोज। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, और इस पॉइंट पर इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये मैंने मान लिया E, और इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड प्रोड्यूस बाय दीज चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। इन इंडिविजुअल चार्जेस ने जो यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस की है इन द एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, उन सब का वेक्टर एडिशन कर दो तो यू विल गेट द रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक,
ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज और भी बहुत सारे चार्ज मान लो आप, और इन सब चार्जेस के कारण यहाँ पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। तो पहले इस Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर Q2 के कारण निकाल लेना, फिर Q3 के कारण निकाल लेना, और इन सब का कौन सा एडिशन करना है? वेक्टर एडिशन करना है। क्यों करना है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर एडिशन होगा या वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के द्वारा ही निकलेगा। और अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर मैंने कोई चार्ज रख दिया Q0, तो इसके कारण इस पे फोर्स निकालना है। तो इस Q1, Q2, Q3 या बहुत सारे सेवरल चार्जेस के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। तो पहले नंबर पे तो हम पढ़ के आए थे कि E बराबर क्या होता है? F/Q0। तो यहाँ पे E बराबर F/Q0 या यूँ भी कह सकते हो F बराबर Q0 इंटू E। तो अगर आपने इन सब चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर ये सेवरल चार्जेस के कारण Q1, Q2, Q3 डैश इन सब के कारण ये रिजल्टेंट फील्ड निकाल दी, और ये अगर रिजल्टेंट फील्ड आई है कितनी? E, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स बराबर, अब यहाँ पे एक चार्ज रख दिया मैंने Q0, तो इन सब के कारण इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा? दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, इक्वल टू Q0 इंटू रिजल्टेंट फील्ड। इस रिजल्टेंट फील्ड का मल्टीप्लाइड, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने Q0 या जो भी चार्ज रखा Q0 उससे मल्टीप्लाइड कर देना, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका फोर्स इस पर F1 मान लो, इसका फोर्स इस पे F2 मान लेना, इसका फोर्स इस पे F3 मान लेना, ठीक है ना। तो ये Q1 ने इस पे Q0 पे F1 फोर्स लगाया, Q2 ने इस पे F2 फोर्स लगाया और Q3 ने इस पर F3 फोर्स लगाया। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश। तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सेवरल चार्जेस एट ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय दीज चार्जेस इंडिविजुअली ऑन दैट चार्ज। मतलब इन चार्जेस ने इंडिविजुअली इस पे जो फोर्स लगाया उन सब का वेक्टर एडिशन करना है। या यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आप F बराबर Q0, इस E की वैल्यू ये रख दो आप E1 प्लस E2 प्लस डैश। तो Q0 इंटू E1 को मान लेंगे F1, Q0 इंटू E2 F2, Q0 इंटू E3 F3, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हम निकालते हैं रिजल्टेंट फील्ड या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। और उसके लिए हमें करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन, जो कि हम वेक्टर चैप्टर में पिछले साल 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके द्वारा आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे आप इसको रिजल्टेंट फील्ड को या रिजल्टेंट फोर्स को निकालो। अब मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। ये ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों साइड बराबर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने जो साइड है वो मान ली मैंने A। तो ये ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके A वर्टेक्स पे मैंने प्लस Q चार्ज रखा, B वर्टेक्स पे मैंने प्लस 2Q चार्ज रखा, और मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज करो C पॉइंट पर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो फील्ड लाइन्स है वो किधर जाएंगे? इधर तरफ। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं? बाहर की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड ऐसे चली जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण फील्ड ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट C पे? तो कल मैंने फार्मूला बताया था कि ये चार्ज Q, इसके कारण डिस्टेंस A पर फील्ड निकालनी है। तो ये चार्ज लिखा और ये डिस्टेंस कहाँ जाएगी? नीचे, ठीक। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर और यहाँ पे नीचे क्या जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर मान लीजिए ये इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो K चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2Q, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? फिर वापस A। तो ये E1 फील्ड निकाल दी, ये E2 फील्ड निकाल दी,
ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये E2 यहाँ पर 2KQ/A², तो KQ/A² किसके बराबर है? E1। तो ये यहाँ पर E1 के बराबर आ गई कौन सी फील्ड? E2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस चार्ज और इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड थी वो थी E1 और E2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू चार्जेस। ठीक, और वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर और ये गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किससे डिनोट करते हैं हम? डायगोनल से। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया मैंने यहाँ पे, पिछले साल आप पढ़ चुके हो। तो रिजल्टेंट का फार्मूला R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E² बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो E2 है ये 2 टाइम्स ऑफ E1 है, तो बट E2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ E1, तो E² बराबर E1² प्लस E2 की जगह लिख देना 2E1, फिर 2E1 और E2 की जगह लिख देना फिर 2E1, और cos थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने थीटा हटा के 60 डिग्री लिख दिया। तो ये E1² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 2 4, E1 इंटू E1 कितना हो जाएगा? E1² cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये E1² प्लस 4E1² प्लस 2 से इसको काट देंगे तो 2E1², तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, तो 7E1² इक्वल टू E²। तो अब स्क्वायर रूट ले लेना, तो E7 का स्क्वायर रूट फिर E1। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ER, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ E1, और E1 कितनी थी? KQ/A। ये E1 की वैल्यू KQ/A², ये KQ/A²। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी मैंने। इस चार्ज और इस चार्ज के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहे, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के सपोज करो कि इस पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्या? Q0। इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया क्या? Q0। तो अगर Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दोगे आप, Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दोगे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 पे रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला Q0 इंटू रिजल्टेंट फोर्स बराबर रिजल्टेंट फील्ड का मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे? Q0 से। तो Q0 रिजल्टेंट फील्ड ये आ चुकी है √7 KQ/A², तो √7 Q0 अपॉन नीचे A², और K की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/4πε0। K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस चार्ज और इस चार्ज के कारण यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड निकाली। फिर यहाँ पे अगर मैंने इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर यहाँ पे अगर मैं एक और चार्ज रखता हूँ Q0, तो इसके कारण और इसके कारण इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रिजल्टेंट फील्ड का मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे? इस Q0 से। ठीक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? A system consisting of equal and opposite charges separated by a very small distance। ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्जेस ले लिए अपन ने, और उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उनके साइन अलग होंगे, तो ये -Q चार्ज और ये +Q चार्ज। A system consisting of equal and opposite charges separated by a very small distance, और इनके बीच में बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, उस छोटी सी डिस्टेंस को मैंने 2L से डिनोट किया।
एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ रखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O वाटर। HCl में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। सेपरेशन चूँकि ये मॉलिक्यूल है तो बहुत ही छोटी सेपरेशन होगी, दैट इज़ वेरी स्मॉल सेपरेशन। दूसरा एग्जाम्पल H2O, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर बना, एक डाइपोल इधर बना। अब इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना और उनके बीच में जो डिस्टेंस उससे उसका मल्टीप्लाइड कर देना, और इसको डिनोट करते हैं किससे? P से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड भी Q, इसका मैग्नीट्यूड भी Q, ये मैग्नीट्यूड ले लिया और उनके बीच में जो डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाइड कर देना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो गया यहाँ पे P बराबर 2QL। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब पूरे चैप्टर में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P वेक्टर से लिखूंगा बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम -Q चार्ज टू प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम -Q टू प्लस Q। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है -Q से +Q। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम वेरियस एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला निकाल रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज Q, एंड ए पॉइंट P, ये पॉइंट P। इस चार्ज Q के कारण मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा P पॉइंट पर, और ये P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। ठीक, नाउ प्लेस ए टेस्ट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 एट पॉइंट P। मुझे इस चार्ज Q के कारण यहाँ पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q ऑन Q0। इस चार्ज Q ने इस Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे K बराबर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q ने यहाँ पर एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये Q0 बराबर अगर हम 1 रख दें तो इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P, इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, तो इस Q ने इस पूरे Q0 पे इतना फोर्स लगाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो ये फोर्स Q0 अपॉन R स्क्वायर, और इस Q0 से इसको डिवाइड कर देना।
तो Q0 से Q0 कट गया तो फार्मूला बन गया KQ/R²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q चार्ज की डिस्टेंस R पे। तो एक पॉइंट चार्ज Q, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E, R डिस्टेंस पे फार्मूला KQ/R²। अब चूंकि फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q0/R², ये फोर्स इन वैक्यूम, और फोर्स इन मीडियम निकालना है तो 4πε0 कैपिटल K Q0/R²। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में निकालनी है तो 1/4πε0 कैपिटल K और ये Q, तो ये Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R दूरी पर। तो यहाँ पे फिर वापस जब फोर्स रिड्यूस होगा K टाइम्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी कितनी, K टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज 1/K टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम में है उसकी K टाइम्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। जब भी हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम रखेंगे वैक्यूम या एयर के अलावा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। फोर्स रिड्यूस होगा तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी। इधर फोर्स रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी। इफ फोर्स रिड्यूसेस बाय K टाइम्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिड्यूसेस बाय K टाइम्स।